हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन इससे पहले मॉल के 2 लेक्चर देख चुके हैं। अब ये लास्ट लेक्चर रहेगा अपने पास मॉल्स पे आधारित, और इसमें अपन पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? मान लो जैसे मेरे पास ए और बी दोनों क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं सी। अब इन दोनों क्रिया कारक में से एक क्रिया कारक जो पहले समाप्त हो जाए या पहले उसका क्षय हो जाए, और क्षय होने के बाद वो निर्धारित करे कि उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, उसी को कहा जाता है सीमांत अभिकर्मक। जैसे अगर मैं इसे डेफिनेशन के तौर पे बनाऊं तो किसी भी अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जिसका क्षय सबसे पहले होता है और उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है, उसी को कहा जाता है सीमांत अभिकर्मक। अब इसकी पहचान करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया को आप सबसे पहला काम होता है बैलेंस करना, मतलब उसके स्कैमेट्रिक गुणांक काम में लेना। उसी के आधार पर आप निर्धारित करोगे कि कौन सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा। जैसे अभी मान लो मेरे पास इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, और इसके कितने मोल बन रहे? 4 मोल। ये अभिक्रिया बैलेंस करके मैंने ऐसे लिखा, तो मैं ये मानूंगा कि 2 मोल ए 3 मोल बी से क्या करेगा? क्रिया करेगा, और क्रिया करके सी के कितने मोल बन रहे? 4 मोल। ये अभिक्रिया को देखा और मैंने ये डिसाइड किया। पर मेरे क्वेश्चन में ये दे रखा था कि मेरे पास बी के ओनली कितने मोल थे? 1.5 मोल। बी के ओनली कितने मोल थे? पर आपको पता है कि ए के 2 मोल होंगे, तो ए के 2 मोल के लिए आपको बी के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी? 3 मोल की। और उससे सी के कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। तो अब ए के तो 2 मोल है, पर सी के बी के आप कितने मोल ही रह गए? ओनली 1.5 मोल। मतलब इसके मोल में क्या हो गई? कमी हो गई। इसके 2 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, अब 2 मोल के लिए ओनली कितने मोल ही बचे हुए? 1.5 मोल। तो ये जितने मोल है ना, वही मोल सी की मात्रा का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे, और इसी को कहा जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक होता है जो पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है, उसी को कहा जाता है सीमांत अभिकर्मक। अब इसकी पहचान कैसे की जाएगी? जैसे मान लो अगर आपको पहचान करना है, तो पहचान करने के लिए जो भी थ्योरेटिकल मोल दे रखे हैं, उस थ्योरेटिकल मोल के अंदर आपको स्काइमेट्रिक मोल के क्या देना है? भाग देना है। और ये भाग दोगे तो दोनों के लिए दोगे, ए के लिए भी दोगे और बी के लिए भी दोगे, और जिसके लिए ये मान जितना न्यूनतम प्राप्त होगा, मतलब मान जितना न्यूनतम प्राप्त होगा, वही आपका होगा सीमांत अभिकर्मक। जैसे क्वेश्चन के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और यहाँ से बना रहा है आपके पास अमोनिया। अब आपको यह तो पता चल गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नाइट्रोजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। और उससे आपके पास नाइट अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। ये तो कहता है स्काइमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसके भी 6 मोल है और इसके भी कितने मोल है? 6 मोल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पहले आप इसमें निकालें, आपको सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? तो पहले वो सीमांत थ्योरेटिकल मोल कितने? 6 मोल। और इसका मेट्रिक नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग निकालो तो 1 मोल, तो इसका टोटल मान कितना आया? 6 मोल। और यहाँ पे हाइड्रोजन के सैद्धांतिक मोल कितने हैं? 6 मोल। और इसका मेट्रिक मोल कितने हैं? 3 मोल। तो इसका मान कितना आया? 2 मोल। अब इन दोनों में सबसे कम डाटा किसका प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका? सीमांत अभिकर्मक। अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपको पता है कि 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? 3 मोल। तो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि नाइट्रोजन कितने मोल है? 6 मोल। तो 6 मोल के लिए आपके पास हाइड्रोजन के टोटल मोल चाहिए थे 18 मोल। कितने मोल चाहिए थे? 18 मोल। पर आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है? 6 मोल है। अभी तक भी अपन को 12 मोल और चाहिए, तब जाके 1 मोल के कॉन्सेप्ट के आधार पर अमोनिया के 2 मोल बनने चाहिए थे। अब इस आधार पर इसके 6 मोल होंगे और हाइड्रोजन के टोटल 18 मोल होते, तब जाके अमोनिया के कितने मोल बनते? 12 मोल। अब इससे तो यह डिसाइड हुआ कि अपने पास अगर हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, तो उससे अमोनिया के कितने मोल होने चाहिए? 2 मोल। पर आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ओनली 6 मोल। क्वेश्चन में कितना दिया? और ये अपना पास सीमांत अभिकर्मक है, तो ये तो उत्पाद की मात्रा का निर्धारण कर रहा था। तो यहाँ से अगर 1 मोल हाइड्रोजन से यहाँ पे बनेगा 2/3 मोल अमोनिया बन रहा है। पर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 6 मोल। तो 6 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया की टोटल मात्रा 2/3 × 6,
कितनी बार, 2 टाइम बार, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मोल। ओनली अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हुए आपको? 4 मोल। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन बेसिक वही इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्रिया वही हाइड्रोजन के साथ, और इससे वही क्या बन रहा है अपने पास? अमोनिया। अब इसके अगर मालूम है यहाँ पे हाइड्रोजन के ओनली कितने मोल दे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मोल देता हूँ, तो 6 मोल दे रहा हूँ, तो उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि इसके अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। तो इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको पता चल रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। यह तो आपको पता चल गया। तो 6 मोल से मतलब इसके 6 मोल से कितने बनेंगे? तो इसका डबल हो रहा है, तो इससे डबल हो रहा है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 4 मोल। अब आपको अगर इसके विमान दे रखा होता तो आप इसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स से सोल्व किया है ओनली क्वेश्चन को। अब आपको क्वेश्चन के देखना है, क्वेश्चन में जो आपको सीधा थ्योरेटिकल मोल दे रखे उसमें स्क्वायर मैट्रिक मोल का भाग दोगे। जिन दोनों 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं क्रियाकारक, उन क्रियाकारकों में जितना जिसका न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा है वही होगा आपका सीमांत अभिकर्मक। आई होप आपको इस बातें समझ में आई होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं इन पे आधारित। 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ज्वलन किया जाता है तो निर्मित जल का भार क्या होगा? चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, तो यहाँ से बनता है जल। पहला काम है विक्रिया को बैलेंस करना, तो इसके आगे 2 लगा दूंगा और इसके आगे कितना लग जाएगा? 2 मोल। तो इससे यह तो पता चल गया कि हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 1 मोल। और जल के कितने मोल बने? तो अपने को इस अभिक्रिया से ये पता चला है कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और उसके लिए जल कितना बनेगा? 2 मोल। अब क्वेश्चन में दे रखा है इसके टोटल हाइड्रोजन के 4 मोल, तो हाइड्रोजन का पहले मोल याद कर लेता हूँ मैं। हाइड्रोजन का मोल याद करूँगा तो भार, और हाइड्रोजन का टोटल आणविक द्रव्यमान 2, तो इसमें याद करोगे तो कितना आ गया? 2 मोल। वैसे आपको ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का भार कितना, भार दे रखा है 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 32 होता है, तो यह आ गया 1/8। तो ये आपके पास प्राप्त हो गए मोल। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, पर आपको दे कितना रखा है? 1/8 मोल। तो ये तो आपका पास हो गया सीमांत अभिकर्मक। क्या हो गया? सीमांत अभिकर्मक। अब आपको ये इसी से तय करना है कि इसमें जल की मात्रा कितनी बनेगी। अब आपको पता है कि 1 मोल के लिए 2 मोल जल प्राप्त हो रहा है, यह तो आपको अभिक्रिया बता रही है, पर आपके पास हाइड्रोजन के मोल ही कितने हैं? 1/8 मोल। तो 1 मोल से तो 2/1 इंटू 1/8, तो कितनी बार? 4 बार, तो इसका 0.25 मोल। कितना मोल प्राप्त हो जाएगा? 0.25। अब इतने मोल प्राप्त हो गए तो आप इससे जल का भार भी निकाल सकते हो। तो जल का भार निकालेंगे तो मोल कितना प्राप्त हुआ? 0.25 इंटू जल का आणविक द्रव्यमान 18, तो कैलकुलेट कर लो, इसी से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और जो भी डाटा प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम हाइड्रोजन तथा 100 ग्राम ऑक्सीजन का मिश्रण जलकर समीकरण ये बना रहा है के अनुसार जल बनता है, तो प्राप्त जल का द्रव्यमान कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8 ग्राम अमोनिया के साथ क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल की आवश्यकता होगी? इतने पहले क्वेश्चन सोल्व भी कर चुके हैं इसे। तो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और यहाँ से बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में क्या बन रहा है? जल। अब आपको पता है कि 4 मोल अमोनिया के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 5 मोल। पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी डाटा 6.8, तो इसको पहले अपन मोल में कन्वर्ट कर ले। तो ऑक्सीजन अमोनिया का भार दिया हुआ है, और इसमें किसका भाग देंगे? आणविक द्रव्यमान। और अमोनिया का आणविक द्रव्यमान होता है नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 3, और टोटल हो गया 17। तो 17 पॉइंट को हटा दो तो नीचे कितना लग जाएगा? 10, और 4 से ये कट जाएगा तो 4/10, तो इसका कितने मोल आ गए? 0.4 मोल। अब आपको टोटल निकालना है ऑक्सीजन के मोल। आपको ये तो पता चलेगा कि 4 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, तो 1 मोल अमोनिया के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के? 5/4।
0.4, पर आपको ओनली अमोनिया की मोल ही कितने दे रखे 0.4 मोल, तो इंटू 0.4, इसके नीचे 10 लगा दो तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितने आ गया 0.5 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब ऑक्सीजन की ये तो मोल के में आ गया, अगर इसका आप बाहर निकालना चाहते हो तो ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने 32 से, तो ये आपका आएगा ग्राम में बाहर आए। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे एक क्वेश्चन है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम देती हो। तो क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करोगे तो यहाँ से प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है सारी मृदा धातु है, सारी मृदा धातु का तापीय वियोजन करते हो तो धातु ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट होता तो धातु ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता। तो इसका तापीय वियोजन क्या है, अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो आपको पता है इसकी टोटल मात्रा कितनी देर की है 56, तो उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो, तो देंगे 56 अपॉन इसका कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान भी निकालोगे तो कितना आएगा 56, तो टोटल कितना आ गया 1 मोल। अब 1 मोल आया, इसका मतलब 1 मोल के लिए 1 ही मोल की जरूरत थी ना, तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट की क्या निकाल लेंगे, मोलर बार निकाल लो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर बार कितना होता है 100 ग्राम पर मोल, इसको मोल से फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका बार 100 ग्राम, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर अपन मोल निकालने की कुछ और पद्धति जिसको लिखी जाती है विलेन की सांद्रता है, जिसमें पहला है मोलरता। अब मोलरता क्या होती है, कोई विलेन है, अब उस विलेन के 1 लीटर विलेन, या तो 1 लीटर की बात कर लो या फिर 1000 ml विलेन में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के क्या होने चाहिए मोल, उसी को कहा जाता है मोलरता। अब इसको मोलरता के लिए सिंबल लिखा जाता है कैपिटल M, तो कैपिटल M बराबर विलेय के आयतन, और वो आयतन किसमें होना चाहिए लीटर में, तो इसी को कहा जाता है मोलरता। मतलब 1000 ml या 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाएंगे आपके पास मोलरता। वैसे मोलरता को लिखा जाता है स्मॉल m से, और इसको लिखा जाता है 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें होने चाहिए विलायक में उपस्थित विलेय के मोल कहलाएंगे मोलरता। तो इसको फॉर्मूला बनेगा विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं विलेय को डिनोट करूँगा ऐसे और विलायक को डिनोट करूँगा बी से, तो इसी आधार पर मैं विलायक का भार लिखूँगा WA और विलायक का भार को लिखूँगा WB से। अब नेक्स्ट दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब है नेक्स्ट मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या होता है कि कोई विलेन है, उस विलेन में आपके पास एक तो होगा विलेय मतलब A होगा और एक क्या होगा विलायक, और उसको किसे डिनोट कर रहा हूँ मैं B से। इन दोनों को मिलाने से मेरे पास क्या बनेगा विलियन, और इस दोनों को मिलाने से मेरे पास इसके टोटल क्या आएंगे मोल। तो अगर आपको मान लो किसी भी मोल प्रभाज को मैं x से डिनोट करूँगा तो x एक मतलब विलेय के मोल प्रभाज याद करने, तो विलेय के मोल अपॉन विलेन के कुल मोल। वैसे ही मैं निकालूंगा विलायक के मोल, तो विलायक के मोल अपॉन विलेन के कुल मोल, और इसी को कहा जाता है मोल प्रभाज। अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ विलेय के मोल अपॉन टोटल विलेन के मोल, वैसे विलायक के मोल अपॉन टोटल विलेन के मोल। अब इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूंगा, तो यहाँ से बनेगा XA प्लस XB, और इनको टोटल ऐड करोगे तो इसका मान कितना आएगा ओनली 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई सा भी विलेन हो, 1 अंकी हो चाहे 2 अंकी हो चाहे 3 अंकी हो, उनमें विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग हमेशा कितना होगा 1 होगा। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि 2 लीटर जल तथा HCl के विलेन में 2 मोल
HCl डाले गए तो विलेन की मोलरता क्या होगी? तो विलेन की मोलरता क्या होती है? कैपिटल M बराबर विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन, और आयतन किस में था? लीटर में। तो यहाँ विलेय के टोटल मोल कितने दे रखे? 2 मोल, और विलेन का आयतन भी कितना है? 2। तो कैंसिल करोगे तो कितनी आ गई? 1m, या इसी को मैं कह सकता हूँ यूनिमोलर इसकी सांद्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शर्करा के जलीय विलेय में शर्करा के मोल, मतलब शर्करा के मोल दे रखा है, तो यह है विलेय के मोल। 5 मोल लेता है, जल का भार कितना है? 2 kg, तो मोल लेता है। तो m बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। तो यहाँ से दे रखा है विलेय के मोल कितने हैं? 5 अपॉन विलायक का भार कितना दे रखा है? 2। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 2.5 m। तो ये हो गया आपके पास इस विलेन की मौलिकता। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है 2 लीटर विलेन में, तो विलेन की आपको याद करनी है मोलरता। अब पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे मोल आणविक द्रव्यमान कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40। तो यहाँ से विलेय के मोल विलायक के सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल, तो दिए गए पदार्थ का भार अपॉन आणविक द्रव्यमान, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया? 1 मोल। तो यहाँ से आपको निकाल लिए m। तो विलेय के मोल कितना दे रखा है? 1, और विलेन का आयतन कितना है? 2। तो कितना आंसर आएगा? 0.5 m। तो ये हो गई विलेन की मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलेन की सांद्रता m बराबर 1, मतलब यूनिमोलर है, मतलब m का मान दे रखा है आपके पास 1 है, तो उसमें उपस्थित ग्लूकोज के मोल बताइए यदि विलेन का आयतन कितना दे रखा है? 5 लीटर। तो m बराबर विलेय के मोल, और विलेय के मोल क्या है इस बार? ग्लूकोज, अपॉन विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन, तो m का मान कितना दे रखा है? 1 बराबर मोल याद करने, और विलेन का टोटल आयतन कितना दे रखा है? 5। तो वर्ज गुणा हो जाएगा, तो n बराबर 5 मोल। तो उस विलेन में ग्लूकोज के अगर मोल की बात करेंगे तो उसके कितने मोल है? 5 मोल। वैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा हो, या तो यूनिमोलर देगा उसका मतलब है 1, बाई मोलर देगा तो उसका मतलब है 2, सेमी मोलर दे रखा है तो उसका मतलब है 1/2, मतलब या कह सकता हूँ 0.5। ये सारी सांद्रता है, और ये है मोलरता की, ये सभी मोलरताओं में दी जाएगी। ऐसे ही ये चीज़ें दी जाती है नॉर्मलताओं के अंदर। ये मोलर की जगह शब्द का दूसरा ले लेगा नॉर्मलता के लिए। वैसे सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 होता है, वैसे डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 होता है। जैसे इसी पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। किसी विलेन के जलीय विलेन का आयतन 2 लीटर हो तथा विलेन सेंटीमोलर, अब कौन सा शब्द है? सेंटीमोलर का मतलब 1/100 है, तो HCl के मोल याद कीजिए, तो 1/100 विलेय के मोल अपॉन टोटल विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन कितना है? 2 है, तो वर्ग गुना हो जाएगा, तो वर्ग गुना हो जाएगा, तो n बराबर 2 ऊपर चले जाएंगे, 100 के नीचे रह जाएंगे, तो n का मान कितना आ गया? 0.02 मोल। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तनुकरण क्या होता है, और ये मैं ओनली ये पढ़ नॉर्मलता के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ रहा हूँ मैं मोलरता के लिए। अब मोलरता के लिए तनुकरण क्या होता है, मतलब किसी विलेन के अंदर और अधिक जल मिलाना, उसी को कहा जाता है तनुकरण, और इसका फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2। तनुकरण समझ में आया? किसी विलेन में और अधिक जल मिलाना कहलाएगा तनुकरण, और यहाँ पे V2 का मान होता है जो V1 का मान जो पहले था, और अधिक मिलाया गया, मतलब मिलाया गया जल, उसी को कहा जाएगा V2। अब आपको पता है कि मोलरता है, मोलरता विलेन के आयतन पर डिपेंड करती है। अगर विलेन का आयतन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मोलरता उतनी कम होती जाएगी। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि कोई विलेन है, उस विलेन में अगर आप पानी मिला रहे हो, मतलब जल मिला रहे हो, तो उस विलेन के आयतन में तो होगी वृद्धि, आयतन तो क्या होगा? बढ़ेगा, पर उसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? सांद्रता में कमी हो जाएगी। तो तनुकरण में क्या होता है, कोई भी विलेन है जो पहले से आपको दे रखा हो, उस विलेन में और अधिक पानी ऐड कर दो, तो उसी को कहेंगे तनुकरण। और ये तनुकरण ज़्यादातर किया जाता है एसिड के लिए। सर्वाधिक काम किस में आएगा? एसिड के अंदर। तो M1
जो पहले वाले विलेन थे उसके मोलर था प्लस V1 पहले वाले विलेन का आयतन। अब उसमें पानी ऐड करने के बाद उस विलेन की मोलरता क्या होगी, मतलब मोलरता वैसे पानी ऐड करने के बाद मोलरता तो घट ही रही है, और V2 होगा पहले वाला जो आयतन प्लस मिलाया गया जल, उसका हो जाएगा V2। तो लेट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 0.m1 दे दी पहले से, 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल है और इसका V1 है, इसमें और अधिक 3 लीटर जल मिलाकर तनु किया जाता है, तो नए विलेन की मोलरता क्या होगी। तो आपको पता है M1V1 बराबर M2V2, आपको निकालना है M2। तो M1V1 अपॉन V2, तो M1 दे रखा है 0.2 इंटू आयतन दे रखा है 1 अपॉन V2 का मान हो गया 1 लीटर पहले था, और 3 लीटर और ऐड किया गया तो टोटल कितना हो गया 4। तो 0.2 अपॉन 4, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, कितनी बार 2 बार, तो 0.055 मोलरता याद की ने, तो कैपिटल एम, तो उसकी नई मोलरता कितनी आएगी 0.05। वैसे एक क्वेश्चन है ये मोलर, दो क्वेश्चन है, मोलन से याद करना और मोलरता याद करना। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 18 ग्राम जल में मिलाने पर विलेन के मोलन से याद कीजिए। अब दोनों ग्राम में मात्रा दे रखी, तो पहले आपको याद करना है मोल, तो सोडियम के मोल याद करना है, तो n बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा अपॉन दिए गए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 40, तो कितनी बार कटेगा 1/5 बरा, तो ये कितना बार 0.2 मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल आए 0.2 मोल आ गए। वैसे आपको निकालना है जल के मोल, जल के लिए तो दिए गए पदार्थ की मात्रा और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 तो कितने मोल आ गए 1 मोल। अब आपको निकालना है विले के सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल, तो विले हैं तो XA, विले को या इस यहाँ पे लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल 0.2 अपॉन टोटल विलेन के मोल 0.2 मोल है और 1 मोल है, तो कितना हो गया 1.2, कैंसिल हो गया, तो 2/12 होते 6 बार, तो 1/6, ये इसका क्या आ गया मोलन्स। अब अगर विलायक का जल का पूछोगे तो 1 - 1/6 कर दो तो किसका निकल जाएगा जल का निकल जाएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन है जिनको सोल्व करना है। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब जिसको W/W से और मोलरता के बीच में क्या संबंध होता है। अब द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता के बीच में संबंध क्या होगा, तो M बराबर मोलरता बराबर होगा जो भी द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है इंटू D इंटू 10 अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे D M का मतलब है मोलर द्रव्यमान और बार विलेय के मोल अपॉन विलेयन का आयतन, समीकरण एक दे दो, और मोललता होती है वही विलेय के मोल भार, तो समी स्मॉल m बराबर ये ऊपर वाला भाग कहाँ चला जाएगा, तो विलायक का भार अप आयतन, विलेन और विलेन का आयतन। तो ये हो गया आपके पास मोलरता और मोललता में संबंध। इसके अलावा अगर विलेन का घनत्व के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मोलरता दे रखी है तो मोलरता अपॉन घनत्व माइनस मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान होगा यहाँ पे विलेय का अपॉन 1000। तो ये होगा मोलरता और मोलरता के बीच में संबंध। वैसे अगर आपको यहाँ से निकालनी मोलरता, तो मोलरता होती है M मोलरता इंटू घनत्व अपॉन 1 प्लस मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान अपॉन 1000। तो ये मोलरता और ये दोनों फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन पे आधारित सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विलेन की आपको डायरेक्ट मोलरता दी जाएगी और उसी के आधार पर क्या करना है आपको क्वेश्चन। सोडियम सल्फेट के जलीय विलेन में यदि विलेन का भार 30% बार दे रखा है 30 हो, यदि विलेन का घनत्व
30 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो विलेन की मोलरता क्या होगी? तो m बराबर तो भार प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ से भार प्रतिशत कितना है? 30 है, इंटू घनत्व भी क्या है? 30 इंटू 10 और यहाँ पे विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा। सोडियम सल्फेट है तो इसका टोटल भार होता है 152। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आ रहा है वो क्या निकल जाए कि आपके पास मोलरता। वैसे आपके एक और क्वेश्चन है, मोलरता एंड मोल बिन में क्या संबंध होता है? तो मोलरता बराबर होता है विलेय के विलेय का मोल अंश इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स विलेय के मोल अपॉन 1000 इंटू जो भी विलायक दे रखा है उस विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला भी आपको मोलरता निकालने के लिए सीधा संबंध होता है, जिसमें आप क्या दे रखा होगा? मोल बिन। और अगर विलायक का दे रखा हो तो सीधा आप यहाँ पे विलायक रख सकते हो, तो फिर यहाँ पे विलेय रखना पड़ेगा। और आपको डायरेक्ट विलेय का दे रखा है तब तो आपको ये सीधा संबंध लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, यदि किसी जलीय विलेन में विलायक का मोल बिन 0.8 है तो उस विलेन की मोलरता क्या होगी? आपको दे रखा है विलायक के मोल बिन, तो यहाँ से विलेय के मोल बिन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8 तो कितना आ गया? 0.2। तो विलेय के मोल अंश आ गया आपके पास। और आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है विलायक का मोल बिन, विलायक दे रखा है और विलायक जलीय विलेन है तो विलायक है आपके पास जल, और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। ओनली एक ही डाटा था, बाकी आप इससे निकाल भी सकते हो। तो यहाँ से निकालनी मोलर से 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 अपॉन विलायक का आणविक द्रव्यमान, और विलायक का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? जल है तो 18। यहाँ पे आप सीधे है ना डायरेक्ट विलायक के मोल अंश भी लिख सकते हो, मतलब मैं यहाँ से x विलायक भी लिख सकता हूँ। तो निकाल इंटू 1000 अपॉन 18 कैंसिल, 4 बार 4 ये कितने बार? अपॉन 18 कैलकुलेट कर लेना।